स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी या फिर दशहरा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि अधर्म के ऊपर धर्म की जय। अलग अलग गाथाएं दशहरा से जुड़ी हुई, विजयदशमी से जुड़ी हुई। सबसे प्रोमिनेंट है रामायण में हम लोग जानते हैं कि भगवान राम ने वध किया था रावण का, यानी कि अधर्म हार गया, धर्म जीत गया। इसके अलावा अलग अलग जगह जैसे जहां पे भी दुर्गा पूजा होती है वहां पे भी वही चीज होती है कि अधर्म हार गया, यानी कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसके अलावा अगर हम लोग महाभारत की बात करें, महाभारत से भी वही चीज हमें मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे इन महाराष्ट्र एंड इन नदन कर्नाटका हम लोग दशहरा के दिन क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स दशहरा के दिन पूजा वगैरह होती है, रावण दहन की भी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा हम लोग पूजा के बाद एक दूसरे को जो सोने का पेड़ होता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द हिंदी नेम फॉर दैट, एक पेड़ है जिसके पत्ते हम लोग शेयर करते हैं। अब उसके साथ जुड़ी हुई कहानी ये है कि महाभारत में आप जानते हैं कि पांडव वनवास में थे, राइट। वनवास से जिस दिन निकले वही विजयदशमी का दिन है, ये कहते हैं। इसके अलावा जब पांडव वनवास जा रहे थे तो अब उनके पास तो अस्त्र शस्त्र थे, तो अस्त्र शस्त्र तो छुपाने हैं और जनता को पता नहीं चलना है, लोगों को पता नहीं चलना है कि ये पांडव है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने शस्त्र उस सोने के पेड़ पे रखे हुए थे, राइट। इसीलिए उस दिन उस लिटरली उसको सोना ही कहते हैं। जब हम लोग बांटते हैं तो उसको सोना ही कहते हैं। वो पत्ते होते हैं पेड़ के। ये माना जाता है कि वो जो पेड़ है वो शस्त्रों को बचाता है रस्टिंग होने से, राइट। सो रस्टिंग से बचाने के लिए उन्होंने वहां पे रखा हुआ था। तो इस दिन जैसे विजयदशमी से एक दिन पहले आयुध पूजा भी होती है। तो हमारे यहाँ पे अपने जो भी आयुध, जैसे फॉर एग्जांपल अब जब मैं काम कर रहा हूँ ना, सारी जो वर्किंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरेक्टिव पैनल हो गया, लैपटॉप हो गया, कहीं पे आप अगर आपकी गाड़ी है, जो भी आपकी आयुध आप इस्तेमाल करते हो उनकी पूजा होती है। प्रोडोमिनेटली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, बेंगलोर में, सदर्न साइड में भी। तो अलग अलग गाताएं हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है उसको शमी का पेड़ कहते हैं। डू लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, राइट। शमी का पेड़ कहते हैं। उसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हम लोग बांटते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये प्रथा काफी प्रिवेलेंट है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि विजयदशमी या फिर दशहरा, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट विक्ट्री ऑफ धर्म, यानी कि गुडनेस जीत गया, इविल हार गया। तो इस दिन हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो आप संकल्प लीजिए कि उस बुराई को आप खत्म करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि यार चीजें नहीं बदलती है, वो इंसान नहीं बदल रहा है, सोसाइटी नहीं बदल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो बदलाव है, जो चेंज है, अगर बुराई हमसे ही खत्म हो जाए, लेट अस बिगिन फ्रॉम अस। एक छोटा सा पार्ट हम लोग कर सकते हैं उस बदलाव की तरफ, अच्छाई की तरफ। सो लेट अस टेक अ प्लेज, एक संकल्प लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बुराई है तो आज आप एक प्रण लीजिए कि आप उसको खत्म करेंगे, राइट। विद दैट नोट लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन, राइट। अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आई एम क्वाइट श्योर कि आप अभी तक सोच रहे होंगे कि सर आज डिस्कशन क्या चलने वाला है। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्कशन फॉरेन पॉलिसी जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स आज हमारी डिस्कशन होने वाली है फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हुई। एक्सप्रेशन से आपको पता भी चल रहा होगा कि हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बदलाव के बारे में, जो एक्सप्रेशन से, गुस्से वाले एक्सप्रेशन से। तो आज हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी जुड़ा हुआ। द बिग क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इज इट बिकमिंग मोर कॉम्बेटिव, इज इट बिकमिंग मोर अग्रेसिव? ऑल्दो अग्रेसिव, असर्टिव, कॉम्बेटिव, कोई भी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कुछ इस तरह का बदलाव आ रहा है? इज इट बिकमिंग मोर कॉम्बेटिव, इज इट बिकमिंग मोर अग्रेसिव? अब ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, कहूंगा 2 से 3 महीनों में, बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन वेरी वेरी कॉम्बेटिव, वेरी वेरी असर्टिव ऑल्सो। देखिए, नॉर्मली जब हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम, हम कहते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम लोग बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस नहीं देखते हैं। नॉर्मली इंडिया फॉलोज सम सॉर्ट ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी, राइट। कहते हैं कि इंडिया क्वाइट डिप्लोमेसी करता है, या फिर कुछ लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं इंडिया गोज फॉर डेफ्ट डिप्लोमेसी, या फिर कई लोग कहते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ फेंस सिटिंग, यानी कि आप रियल गेम में नहीं शामिल हो रहे हो, यू आर फेंस सिटिंग। अगर आपने एक फेंस बना दिया है, आप एक न्यूट्रल गेम प्ले करते हो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि पिछले कुछ महीनों से
पिछले मैं कहूंगा 2 से 3 महीनों से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक अग्रेसिव टिंज या फिर कॉम्बेटिव टिंज जरूर आ चुका है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से सर मैं इस डिस्कशन को कैसे इस्तेमाल करूंगा, क्या इस सवाल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई वोंट से दिस क्वेश्चन पर से, लेकिन बहुत बार सवाल आ चुके हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या बदलाव आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि नेहरूवियन टाइम में इट वाज आइडियलिज्म, उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम में रियलिज्म आ गया हमारी फॉरेन पॉलिसी में, आज भी वही हमें मिलता है। लेकिन आज हम लोग 21st सेंचुरी का रियलिज्म यानी कि इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम प्रोएक्टिव, मोर अग्रेसिव, मोर असर्टिव। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, या फिर आपको सवाल ये भी आ सकते हैं कि मोदी 1 एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि 2014 से लेकर 2019 और 2019 के बाद क्या बदलाव आया है फॉरेन पॉलिसी में, या फिर इन जनरल ये जो सवाल मैंने पूछा है दिस कैन बी अ टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चन कि मैंने आपको पूछ दिया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कम और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम, हैव यू सीन एनी डिफरेंस, या फिर उनके पहले टर्म में दूसरे टर्म में कोई डिफरेंस आया है? इस तरह का सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो उसके प्रति हम एक डिस्कशन करने वाले हैं जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, वेयर विल टॉक अबाउट यस वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बेटिव टिंज फॉर श्योर। लेकिन इस डिस्कशन के अंत में बात करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे, एक स्पेकुलेशन करेंगे कि क्या यही कॉम्बेटिव टिंज हमें आगे भी दिखाई देगी या नहीं। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ, राइट। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना, मैंने विजयदशमी की बात की, तो अगर आपके दिमाग में कुछ बुरे सवाल चल रहे हैं, बुरे थॉट चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, कि अगर यार मैं प्रिपेयर करूं या नहीं, सेल्फ डाउट हो रहा है कि मेरा होगा या नहीं, मैं इसके लिए बना हूं या नहीं, ये सारे बुरे थॉट्स आप हटा दीजिए। मुझे लगता है आज के दिन आप एक शुरुआत कीजिएगा, बिगिन। क्यों? क्योंकि जो बैच 6 है हमारा स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच 6, ये इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की 6 अक्टूबर। तो कुछ ही समय आपके पास बचा हुआ है टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखिए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि व्हाई यू शुड चूज दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। अफोर्डेबिलिटी के दृष्टिकोण से इतने प्राइस में मिलेगा 1899। आई एम क्वाइट श्योर कि आप शॉक्ड है, इतने में तो टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन यहाँ पे इतने प्राइस में 1899 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, सारी चीजें साथ में। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारा ऐप हो या फिर हमारा वेबसाइट हो, वहां पे आपको राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करना है जब भी आप चेकआउट करें। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के लिए 24 मंथ्स की वैलिडिटी भी चल रही है, यानी कि 2 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तब भी मैं कहूंगा इट वुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट कोर्स फॉर यू। सो बिगिन टुडे, आज डिसीजन लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी कॉम्बेटिव बन चुकी है? यस, टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, अलग अलग देशों के दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट श्रीलंका। आप जानते हैं कि श्रीलंका में एक आर्थिक संकट आया हुआ है। श्रीलंका इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। IMF से बेल आउट भी उन्होंने पूछा है। इसको हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं स्टडी आईक्यू पे। आपने देखा होगा कि इंडिया ने कैसे मदद की श्रीलंका की। इंडिया ने श्रीलंका को लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए, इंडिया ने श्रीलंका को मदद की। पहले कोविड-19 के दौरान भी हम लोगों ने मेडिसिन सप्लाई की, वैक्सीन सप्लाई की, बहुत सारी चीजें की, राइट। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, रिसेंटली श्रीलंकन डॉक्स में यहां पे एक चाइनीज मिलिट्री शिप लैंड कर गई, यानी कि वो वहां पे पहुंच गई। इंडिया ने इसके खिलाफ ऑलरेडी आपत्ति जताई थी, उसके बावजूद चाइनीज शिप इट डॉक्ड एट the Sri Lankan port, much to the I would say displeasure of Indian authorities, right? अब इसके प्रति इंडिया ने क्या किया, देखिए ये क्या है, दिस इज अ स्टेप कि इंडिया ने जब आपकी जरूरत थी, यानी कि जब श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा है, इंडिया ने मदद की। दूसरे कंट्रीज ने तो बहुत ज्यादा मदद भी नहीं की, मैं कहूंगा। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत काफी सारी मदद की श्रीलंका की। तो इंडिया की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, ऑल्दो गुजराल डॉक्ट्रिन में वी डू नॉट एक्सपेक्ट रेसिप्रोसिटी, लेकिन जब भी सिक्योरिटी की इशू आती है तो देयर आर सम स्मॉल एक्सपेक्टेशंस फॉर श्योर। तो श्रीलंका से एक्सपेक्टेशन थी कि चाइनीज मिलिट्री शिप वहां पे डॉक ना हो, लेकिन हुई। इसके बाद इंडिया की रिटेलिएशन क्या आई, इंडिया की रिटेलिएशन आई जहां पे इंडिया ने श्रीलंका के तमिल इशू को रेज किया एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया ये कह रहा है कि अगर आप हमसे मदद ले रहे हैं तो इंडिया की सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स द थिंग। तो अग्रेसिव स्टैंड, कॉम्बेटिव स्टैंड जरूर आ चुका।
श्रीलंका का एग्जाम्पल। इसके अलावा अगेन नेबरहुड से एक और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखिए। पाकिस्तान ने हाल ही में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया यूनाइटेड नेशंस में। अब यहां पे इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड इस्तेमाल किया, हमारे पास अधिकार है कि हम रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें। इंडिया ने यहां पे फटकार लगाई, रिस्पॉन्ड दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू। इसके अलावा आप जानते हैं कि हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यह भी हाईलाइट किया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईटी का अंडरस्टैंडिंग क्या है। इंडिया में आईटी का अंडरस्टैंडिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफोटेक, और पाकिस्तान में आईटी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल टेररिज्म। अगेन आप देख सकते हो एक अग्रेसिव स्टांस, इमीडिएट रिस्पॉन्स आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो छोटे मोटे देश हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान नेबर्स है, इनके खिलाफ इंडिया अग्रेसिव हो रहा है, तो क्या कोई दूसरे भी देश है जिनके खिलाफ इंडिया कुछ स्टेप्स ले चुका है? एब्सोल्युटली। चलिए आप बात करते हैं कुछ दूसरे कंट्रीज के बारे में। टर्की के बारे में बात करते हैं। टर्की के साथ काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टर्की के प्रेसिडेंट रासिप तैयब अर्दोगान, टर्की और तुर्की के प्रेसिडेंट रासिप तैयब अर्दोगान, मीटिंग हुई उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एससीओ समिट के साइडलाइंस पे। काफी अच्छी मीटिंग हुई, बहुत सारे फोटोज भी आए थे कि इंडिया टर्की के रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, राइट? यूएनजीए में फिर से मुद्दा उठा दिया उन्होंने, कश्मीर, ह्यूमन राइट्स की बातें वो करने लगे, राइट? दिस वाज शॉक। और इंडिया ने फिर से रिटेलिएट किया। इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट बुलीड। इंडिया का रिस्पॉन्स ये था कि अगर आप बुली करोगे तो आपको वापस रिस्पॉन्स मिलेगा। इंडिया ने मुद्दा उठाया साइप्रस का। आप जानते हैं कि साइप्रस एक छोटा सा देश है मेडिटेरेनियन सी में, जहां पे विवाद चल रहा है बिटवीन द सिप्रियट्स, द टर्किश सिप्रियट्स एंड द ग्रीक सिप्रियट्स। इस चीज को इंडिया ने हाईलाइट किया कि अगर आप ये कर रहे हो तो वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट। अगेन अ वेरी कॉम्बैटिव स्टेप, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टर्की। टर्की ही नहीं, दूसरे देश जैसे कि यूके में भी, देखिए यूके में आप जानते हैं कि हाल ही में कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, राइट? इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, उस समय पे हिंदू मुस्लिम कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, जिसको काफी नेगेटिव मीडिया प्रोपेगेंडा किया था वेस्टर्न मीडियाज ने, राइट? अब यहां पे इंडियन हाई कमीशन ने स्पेसिफिकली कंडेम किया था वायलेंस अगेंस्ट दी टेम्पल अटैक्स एटसेट्रा। इनफैक्ट इंडियन कमीशन से स्टेटमेंट किया था, दिस वाज द स्टेटमेंट, हाई कमीशन इन लंदन, यहां पे स्टेटमेंट था जहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वी कॉल ऑन द अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अफेक्टेड पीपल, राइट? अब इस स्टेटमेंट के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट था, यहां पे हिंदू टर्म इस्तेमाल किया गया एटसेट्रा, जो भी हो, राइट? बट स्टिल अगेन अ वेरी स्ट्रांगली वर्डेड रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन कमीशन टुवर्ड्स यूके की वायलेंस बंद हो वहां पे अगेंस्ट हिंदूज करके। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स है मैं कहूंगा अगेंस्ट अ डेवलप कंट्री, कनाडा के खिलाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। आपने देखा होगा कि कनाडा में रिसेंटली खालिस्तान रेफरेंडम हुआ और इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई। खालिस्तान रेफरेंडम के प्रति और भी खबरें आ रही थी कि कनाडा में फिर से नवंबर में एक और खालिस्तान रेफरेंडम सेकंड होगा करके, सिख रेफरेंडम होगा, राइट? अब इसके ऊपर इमीडिएटली इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल्स दे स्वूप्ड इन। यहाँ पे आप देख सकते हो अरिंदम बागची जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि द मैटर हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप विद कैनेडियन अथॉरिटीज। यहाँ पे कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ इस मैटर को हाईलाइट किया गया। एंटी इंडिया एक्टिविटीज आप रोक दीजिएगा, आपको यहाँ पे रोकना चाहिए, ये कहा गया। इसके अलावा इंडिया की रिटेलिएशन भी काफी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे तो मैं कहूंगा इंडिया और कनाडा के बीच एक डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया। अब क्या टग ऑफ वॉर हुआ? इस पर्टिकुलर खालिस्तान रेफरेंडम के बाद इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की, जहां पे इंडिया ने कहा कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, दे हैव टू बी कॉशियस, अपनी सेफ्टी के प्रति आप जिम्मेवार रहेंगे, कैनेडियन सरकार के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए, कुछ इस तरह का। नॉट सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग बट डू अंडरस्टैंड, एक स्टूडेंट्स के प्रति एक एडवाइजरी जारी कर दी अगेंस्ट आई वुड से कैनेडियन गवर्नमेंट। अब कनाडा ने भी रिटेलिएट कर दिया। कनाडा का तो जो एडवाइजरी था काफी फनी सा एडवाइजरी था। उन्होंने कहा था कि कैनेडियन टूरिस्ट अगर गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, बॉर्डर स्टेट्स पे जाएंगे तो वहां पे लैंड माइन का इशू है करके बताया। अगेन हिस्टोरिकल इशू था, हिस्टोरिकल इशू को हाईलाइट किया। बट नॉनदलेस ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर जरूर हुआ कि इंडिया की तरफ से एडवाइजरी आई, कनाडा की तरफ से एडवाइजरी। अगेन अ स्टेप जहां पे अगर आप इंडिया की एकता, अखंडता के ऊपर कोई आंच आ रही है, कोई खतरा हो रहा है और आपके देश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है तो आप उसे रोके, टेक एक्शन। दैट वाज द मैसेज हियर। और अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि कनाडा ने एक रेजोल्यूशन लाया जहां पे नवंबर हर साल
इट इज गोइंग टू बी हिंदू हेरिटेज हॉलिडे। हिंदू हेरिटेज हॉलिडे एक डिक्लेयर करेंगे। आई एम रिपीटिंग, हिंदू हेरिटेज हॉलिडे, राइट। सो कनाडा को भी मैं कहूंगा यहाँ पे इंडिया डिड टेक ऑन कनाडा ऑल्सो, डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम द वेस्ट, कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ एक्टिविटी चल रही है तो उसको रोकना है। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपने इन एग्जाम्पल से समझ लिया होगा कि यस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कॉम्बैटिव, एक अग्रेसिव टिंज जरूर आ चुका है। इनफैक्ट आपने रिसेंटली चाइना के प्रति भी देखा होगा, चाइना का एक रेजोल्यूशन आ रहा था एंटी ऑकस, राइट। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के खिलाफ वो एक रेजोल्यूशन ला रहे थे IAEA में, जिसको इंडिया ने रोका। इंडिया और ब्राजील ने, केवल इंडिया ने नहीं, मैं कहूंगा इंडिया और ब्राजील ने मिलकर इसको रोका था। अगेन अ वेरी कॉम्बैटिव स्टांस, राइट, विद रिस्पेक्ट टू चाइना ऑल्सो। अब ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे हम कह रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कॉम्बैटिव हो रही है। ऑल्दो जिसे हम लोग पहले डेफ डिप्लोमेसी कहा करते थे, क्वाइट डिप्लोमेसी कहा करते या फिर फेंस सिटिंग डिप्लोमेसी कहा करते, कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव आ गया है। अभी अगर इंडिया के खिलाफ कोई देश कुछ स्टेप ले रहा है तो इंडिया इज रिटेलिएटिंग वेरी क्विकली। दैट मीन्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी बुलिड। ये मैसेज है कि आप इंडिया को बुली नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी जब ग्रेट पावर्स की बात आती है तो वहां पे मैं कहूंगा इंडिया इज रादर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड अग्रेशन। अब देखिए, रशिया के खिलाफ इंडिया ने एब्सटेन किया। आप जानते हैं कि रशिया ने हाल ही में 4 एरियाज यूक्रेन की एनेक्स कर ली। एनेक्सेशन को अनाउंस किया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। अब इसके खिलाफ वेस्टर्न ब्लॉक ने एक रेजोल्यूशन लाया था जहां पे इंडिया ने एब्सटेन किया। एक और रेजोल्यूशन जारी कर रहे हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं वो भी वीटो हो जाएगा कि रशिया इज अ मेंबर ऑफ UNSC। लेकिन यहां पे इंडिया ने एक स्टांस नहीं लिया। तो एक सवाल जरूर जाता है कि इंडिया का ये जो बैलेंस्ड अग्रेशन चल रहा है, मैंने आपको बताया इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेबर्स, बट बड़े बड़े कंट्रीज के खिलाफ भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी असर्टिव हो चुकी है। कनाडा हो गया, टर्की हो गया, यूके हो गया, इनके खिलाफ भी, चाइना हो गया। लेकिन अभी भी जब हम लोग बात करें USA हो गया या फिर दूसरे ग्रेट पावर्स हो गए, क्या उनके प्रति इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कॉम्बेटिव होगी क्या, राइट? अब इसका भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं और कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट यस, इट माइट हैपन सून। इनफैक्ट मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई वुडंट से कॉम्बेटिव फॉर श्योर, लेकिन इंडिया इज स्टैंडिंग अप टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे USA ने इंडिया को बुली करने की कोशिश की। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उन्होंने कैट्सा लाया। कैट्सा के तहत अगर आप रशिया के साथ डील करोगे, दूसरे कंट्री के साथ डील करोगे जो अमेरिकन एडवर्सरीज, तो आप पे सैंक्शन लग सकते हैं। हम लोगों ने S-400 खरीदा रशिया से। ऑल्दो यहाँ पे एक्सेप्शन में बता सकता हूँ कि ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो काफी लो हो चुका है, बट अगेन उतना हम लोगों ने कंसेशन दिया USA को। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से भी USA ने फिर से कहा, सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर और कहा कि रशिया के साथ डील नहीं करोगे। अब इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा, अगेन स्टैंडिंग अप टू द अदर कंट्रीज, ग्रेट पावर्स आल्सो। तो कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम लोग आगे चल के अनुमान लगा सकते हैं कि इट माइट बिकम मोर असर्टिव। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट? क्यों और भी ज्यादा कॉम्बेटिव या फिर और भी ज्यादा असर्टिव हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर है इंडिया खुद। अब इंडिया खुद में कहूंगा क्यों? क्योंकि इंडिया इज द अपकमिंग इकोनॉमी। आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, लोग स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर अभी भी उतना इंपैक्ट नहीं है। अब ऑल्दो US में रिसेशन की खबरें चल रही हैं, इंडिया में अगर आप देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट इज स्टिल हवरिंग प्रीटी डिसेंटली, ऑल्दो डाउन है, लेकिन अभी भी जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो अभी भी इंडिया में बिलीव करते हैं, क्योंकि इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया इज ह्यूज मार्केट, 135 करोड़ का मार्केट है इंडिया, और इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो ये खुद एक पॉइंटर बनता है कि इंडिया के पास लीवे है कि वो असर्टिव बन सकता है आगे चल के भी, क्योंकि उनके पास एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर रह जाता है। और दूसरी चीज है इंडिया की, अगेन जब हम लोग डेमोग्राफी की बात करें, इंडिया का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कहीं पे भी, जैसे यूके का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि इंडियन डायस्पोरा के ऊपर खतरा आ गया, इंडिया ने इमीडिएटली एक्शन ले ली, या फिर इंडिया ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। कनाडा की बात कीजिए, फिर से डायस्पोरा पीपल, दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस डायस्पोरा मोर और लेस मैं कहूंगा
डोमेस्टिक इश्यूज भी कनेक्ट हो चुके हैं इन चीज़ों, जैसे कि नॉर्मली जैसे हम लोग कह सकते हैं कि रिलीजन बेस्ड इश्यूज जो होते थे इंडिया में तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन यूके में भी इस बार हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट स्वूप्ड इन, इन्होंने स्टेटमेंट जरूर जारी कर दिया। तो डायस्पोरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, जिसके चलते हम लोग आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायस्पोरा की इंटरेस्ट के लिए, इंडियन जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है ओसीआई से, उनके प्रति उनकी इंटरेस्ट के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी और भी ज्यादा कॉम्बेटिव असर्टिव बन सकती है। और तीसरा पॉइंटर मैं कहूंगा, थर्ड पॉइंटर वुड बी द पॉइंट ऑफ इलेक्शन। अब आप जानते हैं कि इस ईयर एंड में अलग अलग राज्यों में इलेक्शन है, और मैं कहूंगा फिर से 2024 में भी इलेक्शन आ जाएगा, जनरल इलेक्शन। तो उस समय तक वी माइट एक्सपेक्ट इंडिया स्टैंडिंग अप टू अदर कंट्रीज, राइट, क्योंकि इंडिया ये दर्शाना चाहता है, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, इंडिया के पास लेवरेज भी है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विच कैन स्टैंड अप टू बुलीज, ये दिखाना, ये पोर्ट्रे भी करने की कोशिश की जा सकती है। सो इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो तीन फैक्टर्स की वजह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ज्यादा असर्टिव रहेगी। आई वुडंट से अग्रेसिव, बट असर्टिव या फिर थोड़ा सा कॉम्बेटिव जरूर रहेगी, जहां पे दे विल स्टैंड अप टू बुलीज फॉर श्योर, राइट। सो दैट्स आवर एनालिसिस। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक टिंच आया है कॉम्बेटिवनेस का, असर्टिवनेस का? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर इस चीज के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, कोई भी खबर आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। अगर कोई बदलाव होगा फॉरेन पॉलिसी में, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू डू नो दैट यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222, right? Thank you for watching this video. Again, happy Dashera to all of you. Please stay safe and always stick to your schedule for preparation. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।